नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। दिल्ली टू महाराष्ट्र, असम टू बंगाल, यूपी टू बिहार, अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई जारी है। भारत में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों का मुद्दा जितना सरकार गंभीरता से ले रही है, उतना ही चुनावों से पहले राजनीतिक दलों के लिए यह मुद्दा बूस्टर डोज की तरह काम कर रहा है। दिल्ली में 21 बांग्लादेशियों की पहचान कर 18 को डिपोर्ट किया, 3 को गिरफ्तार किया। फर्जी दस्तावेज तो किनके पास से मिले थे। तो महाराष्ट्र के भिवंडी में तो पिछले 2 महीने में 30 से ज्यादा बांग्लादेशियों को पुलिस ने पकड़ा है। और तो और इनके पास से वो सभी दस्तावेज मिले हैं जो कई भारतीयों के पास नहीं होंगे। आधार कार्ड इनके पास है, पैन कार्ड इनके पास है, वोटर कार्ड इनके पास है, मार्कशीट तक बनवा रखी है, पासपोर्ट भी है, सब कुछ है इनके पास। घुसपैठिए भारत में फर्जी तरीके से रहकर वोट भी कर रहे हैं। तो चुनावों से पहले मुद्दा यह उठ रहा है कि कौन है जो इन घुसपैठियों का हिमायती है, कौन है जो इनको संरक्षण दे रहा है, आखिर कौन है जो घुसपैठियों को लेकर सियासत भी कर रहा है, राजनीति भी कर रहा है और इनको बचाव में बयान भी दे रहा है। इसी मुद्दे पर आज हम अपनी चर्चा में बात करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। दिल्ली में एक बार फिर घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन हुआ। पहाड़गंज पुलिस ने 3 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा है। दिल्ली में अब तक 21 अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन हुआ है। पुलिस ने अवैध तरीके से रह रहे 18 बांग्लादेशियों को तो डिपोर्ट किया और इनमें से तो कई लोग ऐसे हैं जो 20-20 साल से यहां पर रह रहे थे। फर्जी डॉक्यूमेंट्स के सहारे इन लोगों ने अलग अलग जगहों पर अपना इलाका बना लिया। पुलिस को जांच में यह तक पता चला कि कई लोग तो वीजा खत्म होने के बाद भी यहां पर रह रहे थे। लेकिन अब इन घुसपैठियों के लिए मैसेज बिल्कुल क्लियर कट है कि भारत में अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशियों के लिए कोई जगह नहीं है। साफ स्पष्ट कर दिया है और यह ड्राइव लगातार जारी रहेगी। भारत में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों पर कार्रवाई जारी है। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने तल्ख अंदाज में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी ने एक सुनियोजित साजिश के अंतर्गत ओखला दिल्ली के अंदर उद्योग तो नहीं लगने दिए, कोई रुचि भी नहीं ली, लेकिन इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार बनाने की मशीन के माध्यम से आधार बांटे जाते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को। तो दिल्ली चुनावों से ठीक पहले राहुल गांधी के खास और ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का बयान फिर कांग्रेस को मुश्किलों में डाल सकता है। अब सैम पित्रोदा भारत में आ रहे बांग्लादेशियों को बसाने की वकालत कर रहे हैं और अवैध प्रवासियों के मुद्दे को ठीक से ना संभालने पर केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं। सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि सरकार को ना तो इस प्लेनेट की चिंता है, ना ही ग्लोबल वार्मिंग की चिंता है, लेकिन इमिग्रेशन और गरीब बांग्लादेशियों और माइनॉरिटी के पीछे वो पड़े रहेंगे। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि अवैध प्रवासियों यानी बांग्लादेशियों की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत अगर होती भी है तो हम सबको मिल बांट कर सह लेना चाहिए। अब बताइए ये घातक बने हुए हैं कि नहीं बने हुए कांग्रेस के लिए? बयान सुनिए। तो देखिए, रिपोर्ट आप देख चुके हैं, बयान भी आप सुन चुके हैं। सैम पित्रोदा को भी आपने सुना कि थोड़ा बहुत तो एडजस्ट कर लेना चाहिए। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में कुछ ही देर में बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी हमारे साथ में जुड़ेंगे। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषण करेंगे सैम पित्रोदा के बयान का। और साथ ही हमारे साथ में अजय वर्मा जी कांग्रेस की तरफ से जुड़ चुके हैं। अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में हैं। एल एन राव साहब पूर्व डीसीपी दिल्ली के हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, पॉलिटिकल रिएक्शन से पहले एल एन राव साहब दोबारा जुड़ेंगे। एल एन राव साहब तो देखिए, पॉलिटिकल रिएक्शन से पहले आज मेरे साथ में जो वरिष्ठ पत्रकार हैं मैं उनसे मैं बात करूंगा। जरा अवधेश जी, जरा बताइए कि थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना चाहिए, क्या दिक्कत है? ये सैम पित्रोदा कह रहे हैं। नहीं, एक बार बांग्लादेश से बहुत पहले की बात है ना, 2 बीघा जमीन का जो चल रहा था एक झंझट को, हमारा इतना स्ट्रेटेजिक पॉइंट था
नरसिंहा राव जी की सरकार थी, तो बहुत सारे बुद्धिजीवी कि इतनी जमीन चल ही जाए तो क्या होगा, मैं नाम नहीं लूंगा, कई पत्रकार, कई बड़े संपादक थे, उन्होंने लेख लिखा, तो मैंने भी एक आर्टिकल लिखा। मैंने कहा इनको कहा जाए कि अपने घर का एक कोना किसी को दे दो ना 6 महीना साल भर रहने के लिए, तो उसके लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन देश में कोई देश का कोई एक पार्ट दे दो, उसके लिए पूरी वकालत हो रही है। तो हमारे देश में जो ये लुटियन से लेके और एक अजीब किस्म का ये लिबरल, पता नहीं कहां का ये लिबरलिज्म है कि बांग्लादेशी घुसपैठी हमारे देश में, अमेरिका में बसवा देना, ट्रंप आ गया है जरा, और वो तो रहते हैं ना आजकल अमेरिका में, सैम पित्रोदा, उनको जमीन खरीद दे, बसवा दे कि हम जमीन खरीद दे रहे हैं, कोई एक आइलैंड खरीद दे, उनके पास बहुत पैसे हैं। घुसपैठी घुस रहा है, अगर वो शरणार्थी भी हो तो समझ में आती है, शरणार्थियों को हम रखते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जो है उसको सुविधाएं देते हैं, लेकिन घुसपैठी, अब एक ऐसा व्यक्ति पकड़ा गया है हिमांशु, जिसको 2004 में सरकार ने डिपोर्ट कर दिया था। हाँ। अब ये पकड़ में आया है, वो कैसे आ गया है बाद में, और कैसे कैसे यहां बस के उसका राशन कार्ड और उसका आधार कार्ड सारा बना हुआ है। आम आदमी पार्टी की सरकार के हाथ में दिल्ली पुलिस नहीं है, तो आराम से कह देती है कि दिल्ली पुलिस क्या उनके हाथ में है। अच्छा, लेकिन लोग अगर किसी को आने पर मोहल्ले में चुपचाप छिपाएंगे, अपना बताएंगे, तो फिर पुलिस के सामने, पुलिस में भी समस्या है, लेकिन कैसे इसका पता चलेगा जगह जगह जिस ढंग से हो रही है। अच्छा। पुलिस पर प्रश्न चिन्ह है, लेकिन जब सैम पित्रोदा जैसे लोग सत्ता में होंगे, आप सोचिए अगर सत्ता में कोई पुलिस कार्रवाई करती है, ऐसे लोग पावर में है और कहते हैं भैया यार थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करो, आने दो रहने दो, तो कोई पुलिस कार्रवाई करेगी, हमको बताइए। अच्छा। तो पुलिस भी पॉलिटिकल मास्टर्स के मेंटलिटी से वर्क करती है। इन लोगों ने बसा यार रैकेट बनाया है, बगैर पुलिस की सहमति का हो ही नहीं सकती है। अच्छा देखिए, आज इसीलिए थोड़े मैंने बहुत खुलासे हो रहे हैं, इसीलिए मैंने है ना पहले पॉलिटिकल यहाँ पर रिएक्शन नहीं लिया, मैंने बीजेपी के पास नहीं गया, आम आदमी पार्टी के पास नहीं गया, मैं आपके पास आया। अब मैं जानना चाहता हूं अजय वर्मा जी, जो सैम पित्रोदा जी कह रहे हैं कि अवैध प्रवासी यानी बांग्लादेशियों की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत होती भी है, तो मिल बांट कर हमको सह लेनी चाहिए, क्या आप सहने को तैयार हैं? देखिए, पहली बात तो ये अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी का मामला है, हमारे किस देश से कैसे संबंध है। दूसरी बात यह कि सैम पित्रोदा जी का अपना बयान है, उनका क्या बयान है, कैसे करें ना आप बता रहे। अब मैं आपको तीसरी चीज बताना चाहता हूं। नहीं तो ऐसा बयान नहीं देना चाहिए ना सर। पुलिस के सूत्र जो है देश की सरकार, अमित शाह जी की पुलिस, भैया मेरा नजरिया आएगा, लेकिन मैं पहले 1 मिनट आपसे बात करूंगा। जैसे अभी वो आरएसएस प्रमुख साहब के खास अवधेश जी जो है बोल रहे थे, स्वतंत्र पत्रकार, ऐसे ही मुझे बोलने का समय देंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं मैं दर्शक दीर्घा में सुन लूंगा। आप बताएं। अजय जी सुनिए, सैम पित्रोदा का मैंने आपसे सवाल किया, लेकिन सैम पित्रोदा को आपने शुरुआत के 2 सेकंड में बिल्कुल अलग करके आप आगे निकल गए। आरएसएस सैम पित्रोदा क्या यूनुस मोहम्मद यूनुस के खास सॉरी नहीं, पर्सनल टिप्पणी अगर करेंगे तो सॉरी, अगर आपको मैं सुनता रहूंगा, आप अगर नहीं आपने पर्सनल टिप्पणी अगर आप चाहेंगे कि मैं केवल आपके हाँ ना में क्वेश्चन दूं, नहीं, सुनिए ना, मैंने आपसे सवाल पूछा, सैम पित्रोदा अगर व्यक्तिगत विचार है तो क्या ऐसे व्यक्तिगत आप जो कहेंगे मैं वो बोलूं? अजय जी मेरी बात तो सुनिए, सैम पित्रोदा पर मेरा सवाल था, आप जो अगर वो मैं नहीं बोलूंगा, मैं अपने विचार रखूंगा। और आप टाइम आपने बुलाया है तो टाइम दीजिए, मेरा टाइम खराब मत करिए, आपकी रणनीति है। अरे तो अगर मेरी बात तो सुनिए महाराज, बोलता रहूंगा, नहीं मैं सुनता। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं सुन तो लीजिए एक बार। नहीं सुन ली मैंने, नवंबर सुनूंगा। पुलिस सूत्रों की माने और देश की सरकार की माने और गृह मंत्री के बयान की माने और पुलिस की माने, तो दिल्ली के यमुना बाजार लोहे के पुल के आसपास बसी झुग्गी बस्तियां बवाना, जहांगीरपुरी, सीमापुरी, आलीगांव, देवबस्ती, सराय रोहिल्ला, यमुना पुस्ता, शशि गार्डन, सोनिया कैंप, संजय बस्ती, सोनिया बाग, सकरपुर, केशवपुरम, सीमापुरी, रेलवे लाइन, विकासपुरी, नजफगढ़, भलसवा डेरी, जेजे कॉलोनी, प्रेमनगर, केशवपुरम, कलंदी कुंज के श्रम विहार आदि इलाकों में बहुतायत में रोहिंग्या बांग्लादेशी रहते हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, 5 लाख से ज्यादा दिल्ली में रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं। 2000 जब कांग्रेस की सरकार थी 2004 से लेकर 9 के बीच में, तो एक बार रोहिंग्या जो थे दिल्ली में उस वक्त जो पकड़े गए थे, आपको याद होना चाहिए, घुसपैठियों को जो 50,000 उसकी तारीख को दिया था। अजय राज शर्मा वहां डीजी थे दिल्ली पुलिस के, कांग्रेस की सरकार थी। उसमें से जब किया गया था तो 8,900 कुछ रोहिंग्या गिरफ्तार किए गए थे। उसके बाद 8,300 रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठे थे 2005 से 10 के बीच में।
वर्ष 14 से 18 के बीच में केवल 1134 पकड़े गए। आखिर ये देश की सरकार सजग थी, केवल ये रोहिंग्या बसा रहे हैं, बुला के ला रहे हैं, चुनाव के वक्त इन्हें रोहिंग्या जाते हैं। ये बताया इन्होंने कि 2 दिखाने के लिए, सिंबॉलिक दिखाने के लिए 2 पकड़ लेंगे, 3 पकड़ लेंगे और उसकी गुणगान ऐसे करेंगे, उसके ऊपर अरबों रुपए पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए? अजय जी, अब मेरा सवाल, पकड़ना चाहिए कि नहीं? हाँ, पकड़ना चाहिए, पकड़ना चाहिए। लेकिन सैम पित्रोदा तो कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत सह लेना चाहिए। 33 मिनिस्टर केंद्र के 200 नहीं, सैम पित्रोदा तो कह रहे हैं थोड़ा बहुत सह लेना चाहिए। सुन तो लो, वो भी बता रहा हूं सर। हाँ बताइए। 12 चीफ मिनिस्टर, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और आपके आदर्श से जो ईडी, आईबीआई, सीबी, इनकम टैक्स, दिल्ली पुलिस, चुनाव आयोग और ईवीएम सब लगी हुई हैं। अगर इसका 10% भी रोहिंग्या को भगाने में सरकार लगा देती तो देश रोहिंग्या भाग जाते और देश की वारदात नहीं होती। मतलब भगाने चाहिए ना, भगाने चाहिए ना, सबसे बड़ा भगाने चाहिए कि नहीं भगाने चाहिए? जो अवैध तरीके से रह रहे हैं भारत में, देश की, भारत के रहने वालों का जो अधिकार छीन उनको भगाना चाहिए कि नहीं? देश की सरकार की, हाँ या ना? हाँ, देश की सरकार। तो सैम पित्रोदा ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझे बस ये बताइए। सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि एडजस्ट करिए। क्या आप अपने घर का एक कमरा देंगे उन्हें कि भैया रह लो यहाँ पर? सैम पित्रोदा जी ने क्या अवैध को बसाने की बात करी है? हाँ, उन्होंने क्या एडजस्ट करना चाहिए? अवैध को बसाने की बात करी है क्या? बयान फिर से सुनवाऊं आपको? उन्होंने अवैध को बसाने की बात करी है क्या? अवैध बांग्लादेशियों, प्रवासियों, उन्होंने ये कहा क्या अवैध को बसाइए? जो दोबारा ये इलीगल कहा है तो इलीगल नहीं कहा उन्होंने। दोबारा से आपको सुनवा दूं क्या? नहीं कहा, दोबारा से सुनवा दूं क्या आपको? सुनवा दीजिए। इलीगल लोगों को नहीं कहा उन्होंने, पूरा सुनवा दीजिए। कहा है संदीप भारत के जो बांग्लादेश से क्या कनेक्शन है, उसके अनुसार देश की सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, चुनाव जीतने के लिए सरकार कितने स्तर पर जाएगी। चलिए रिएक्शन ले लेता हूं, जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं। केवल अपोजिशन के ऊपर आरोप लगाना, आपको दिया मैंने और वो भी आपको सुनवा दूंगा। फाइनल आम आदमी पार्टी केवल अपोजिशन पे आरोप लगाना और किसी भी तरह से चुनाव जीतना है, लेकिन दिल्ली की जनता, ये मुद्दा दिल्ली चुनावों में बहुत ज्यादा उठ रहा है और खुलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कई लोग ऐसे हैं जहां से तो ऐसे दस्तावेज मिले हैं, जहां पर नागरिकता दी जा रही है उनको, उनके दस्तावेज बनाए जा रहे हैं, मशीनें लगा रखी हैं। हिमांशु जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जहां जहां भी चुनाव होता है, जिस भी राज्य में चुनाव होता है, वहां भारतीय जनता पार्टी जाकर के अपने गृह मंत्री का ही विफलता का, उनके असफलता का इस तरीके से बखान करती है, लगता है कि लंका जीत करके आए हैं। पूरी तरीके से इसे साफ जाहिर है केंद्र सरकार विफल हो चुकी है, कि गृह मंत्री जी विफल हो चुके हैं, असफल हो चुके हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तुम्हारी है, केंद्र में सरकार तुम्हारी है, गृह मंत्री तुम्हारे हैं, प्रधानमंत्री तुम्हारे हैं, ईडी तुम्हारी है, सीबीआई तुम्हारी है, दिल्ली पुलिस तुम्हारी है, चुनाव आयोग तुम्हारा है। आखिर कर क्या रहे हो? अगर बांग्लादेश से अंदर आकर के झारखंड होते हुए, बिहार होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशी आ रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? हाँ। मतलब इससे साफ जाहिर होता है आपसे सीमा सुरक्षा नहीं संभल रहा है, इससे साफ जाहिर होता है आपसे देश नहीं संभल रहा है। तो आप इस्तीफा दे दीजिए। आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? मेरा मानना है कि देश की सुरक्षा से अगर खिलवाड़ हो रहा है, आपके बस की नहीं है, आपकी हैसियत नहीं, आपकी हिम्मत नहीं है, आप छोड़ दीजिए, आप इस्तीफा दीजिए। आप क्यों बैठे हुए केंद्र सरकार में? आप क्यों गृह मंत्री बनकर के बैठे हुए हैं? नंबर 1 ये सवाल मैं अभिषेक तिवारी जी, ये बीजेपी से सीधा पूछूंगा। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, मैं पूछूंगा, लेकिन वो ये आरोप आप पर लगा रहे हैं, वो सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने ही उनको बसाया हुआ है, बस्तियां बसा दी हैं, बस्तियां। देखिए, जब बांग्लादेशी और रोहिंग्या दिल्ली और देश के अंदर आते हैं तो उनको फह देने का कोई कार्य करता है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी करते हैं। बांग्लादेश के अंदर जाकर के वो कहते हैं कि बांग्लादेश के आजादी के सबसे बड़े नायक कोई है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। शेख हसीना जैसे लोगों के ऊपर कई करोड़ रुपए खर्च करके उनको घर में बसाने का कार्य कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या को दामाद बनाने का कोई कार्य करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। तो भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से देश की जनता के सामने ये बेशर्मी से सवाल उठाते हैं? ठीक है, हम तो कह रहे हैं कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया गया, चढ़ा दीजिए। कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया गया, हालांकि अजय वर्मा जी मान नहीं रहे हैं इस बात को, लेकिन सैम पित्रोदा ने स्पष्ट कहा है। मैं फिर से बोल देता हूं, सुनिएगा। सैम पित्रोदा कहते हैं कि अवैध प्रवासियों यानी बांग्लादेशियों की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो मिल बांट कर सह लेनी चाहिए। ये एग्जैक्ट उनका बयान है। अब शिवम त्यागी आपकी बारी। नहीं 30 सेकंड दीजिए आप। अच्छा ले लीजिए, 30 सेकंड ले लीजिए। हाँ, मैं कह रहा हूं कि मैं आपके चैनल के माध्यम से
जवाब देना चाहता हूं, वो बताना चाहता हूं कि ये हरदीप पुरी जी का ट्वीट है। हाँ। बक्कर वाला एक जगह है, वहां पे बहुत सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या रहते हैं, उनको दामाद बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं किया है। उनको जगह देने का, उनका बिजली बिल से लेकर के राशन कार्ड बनाने का कार्य ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तीखा प्रहार आपने किया। जवाब शिवम त्यागी से सुनते हो। ओके शिवम जी, आपकी बारी। राव साहब आ रहा हूं क्यों मैं इसके बाद। बेशर्मी जैसे आप जनता के सामने आकर के बेवकूफ बनाने का कार्य करते हैं? ओके ठीक है, अब हो गया ना सवाल आपका, अब जवाब लीजिए, बाकी बताइए। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अजय वर्मा जी जो हैं वो बेचारे हमारे, उनकी पहली बात तो इतनी कोई मतलब लीगल उसकी अगर मैं बात करूं तो उनकी ऐसी कोई हैसियत नहीं है कि वो सैम पित्रोदा के बयान पर कुछ भी कमेंट कर सके। उसका रीजन है, सैम पित्रोदा कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं, उनकी ये औकात है कि चुनाव पहले जब उन्होंने इस देश के लोगों को वेस्ट इंडीज का और पता नहीं कहां का अश्वेत टिप्पणी उन पर कर दी थी, तो उनको पार्टी से बाहर किया गया। और राहुल गांधी के इतने बड़े प्रेमी और गुरुजी हैं वो कि चुनाव खत्म होते ही उनका सस्पेंशन रिवोक करके उनको फिर से पार्टी में ले आए। अगर अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आपका इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है कि नहीं, अगर हिंदुस्तान में घुसपैठिए, एंड आई कोट, घुसपैठिए, हिंदुस्तान में लीगल बांग्लादेशी आ सकते हैं, ओसीआई से कोई भी आ सकता है, कोई परेशानी नहीं। अगर घुसपैठिए आए भी हैं तो उनके साथ एडजस्ट कर लेना चाहिए। तो मेरा निवेदन है कि इंदिरा भवन जो कांग्रेस का आधिकारिक ऑफिस होने वाला है, और ये अपने हमारे जो राहुल गांधी हैं, इनका जो घर है, इनको एडजस्ट कर लेने दीजिए। ये उनको अपना कमरा दे दे, ये रखें उनको, अपना रिश्तेदार, मामा, फूफा, चाचा जो बनाना है बनाए। दूसरा, बेशर्मों की तरह, बेवकूफों की तरह अरविंद केजरीवाल की पार्टी के प्रवक्ता इस देश का दामाद बता रहे हैं बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को। शर्म आती है थोड़ी बहुत या नहीं आती? अभिषेक तिवारी इस देश की महिलाओं को गाली देते हुए शर्म नहीं आती आपको? ये बदतमीजों की तरह इस तरह की भाषा आप इस्तेमाल करें, क्या होता है ये दामाद? बेशर्मी और बेवकूफों जैसी बात करके टीवी चैनल पे बात नहीं होगी। अगर तुम्हारी हैसियत है, दिल्ली परिवार में बहने मां नहीं है क्या? अकल सीखिए पहले थोड़ी। देश की 50 करोड़ महिलाओं का सम्मान करना सीखिए। काहेलों की तरह बोले जाते हो। महिलाओं के बारे में जब बात कर रहे हो तो सम्मान से बात किया कीजिए। या स्वाति मालीवाल को पीटने वाले लोग नहीं है, स्पीच बैन नहीं है आपका। किसी भी महिला को पीट दोगे, किसी भी महिला के साथ बदतमीजी कर दोगे, ये स्पीच बैन नहीं है। अरविंद केजरीवाल का घर नहीं है, ये देश का नेशनल चैनल है। इस पर देश की महिलाओं को गाली दे रहे हो आप। चुप रहिए आप, बदतमीज सीखे जा रहे हैं। चुप रहिए आप, बदतमीज इनको बस चुप कराइए। एक बात बहुत स्पष्ट यहाँ कहना चाहूंगा, एक बात बहुत मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा। सुनिए, डाउन कीजिए, सबको डाउन कीजिए। अभिषेक तिवारी जी, एक बात मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा। जब आपने ये बात कही थी कि दामाद बना के रखा, देखिए हमारे देश में चाहे बहन हो चाहे बेटी हो, उनको हम पूजते हैं, है ना, उनको बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है। जैसे ही आपने इस शब्द का इस्तेमाल किया था, अवधेश जी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई थी और मैंने भी कहा था कि अरे नहीं, है ना। तो इस तरह की बातें लग सकती हैं, किसी को भी चोट ठेस पहुंचा सकती है, तो प्लीज, है ना अभिषेक तिवारी जी। हाँ शिवम जी कंप्लीट करें। हाँ, मैं कंप्लीट कर रहा हूं। इस देश में 50% महिलाएं हैं। किसी बेवकूफ प्रवक्ता की, जाहिल प्रवक्ता की ये भाषा नहीं हो सकती कि देश की महिलाओं को गाली दे। अब मत करिए। टेक्निकल पहलू पर आते हैं। अब इसके टेक्निकल पहलू पर आते हैं। प्लीज आप इनको रोक दीजिए, मैं बहस नहीं। मैं आप भी ये बेवकूफ और ये सब मत बोलिए, ठीक है। मैं तुरंत रोक दूंगा अगर कुछ गलत बोले। भाई मैं ऐसे पैनल का हिस्सा नहीं हूं जहां पर इस देश की 50% आबादी को, महिलाओं को कोई गाली देगा। थोड़ी ना बैठा हूं कि कोई महिला को पीट दिया जाएगा और चुपचाप देखता रहूं। अब आगे आता हूं। तिवारी जा रहा हूं। इन्होंने कहा कि हरदीप पुरी का ये ट्वीट है। अरे आधे पढ़े लिखे की तरह बात करने का कोई फायदा नहीं है। हरदीप पुरी जी के उसके तुरंत बाद का ट्वीट भी लेकर आया करो। ये स्टडी आधी रह गई है क्या आम आदमी पार्टी वालों की? झूठ फेंको, भाग जाओ, क्लिप काटो, भाग जाओ। उसी के बाद उन्होंने क्लैरिफिकेशन की कि उनका जो है वो लीगल की बात कर रहे थे, जो लीगल नागरिक है। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, वैध और अवैध का फर्क समझो, राजनयिक शरणार्थी का फर्क समझो। अगर महबूबा मुफ्ती और तमाम लोग इस तरह के लोग हैं, उनकी अगर बात होती है तो मैं मानता हूं कि उनके बारे में समझो पहले उनमें। और एक अवैध बांग्लादेश में बहुत बारीक बात आपने कही है, ये बहुत बारीक बात आपने कही है, क्योंकि कोई यहाँ पर रह रहा है, सरकार की नजर में कोई अवैध तरीके से रह रहा है। विधायक है, वो खड़े होकर कहता है कि मैं इनको 5,000 रुपए दे रहा हूं, इनको रहने के लिए जगह दे रहा हूं। जब उत्तर प्रदेश की पुलिस आ जाती है, उनको उखाड़ने के लिए, उनके कैंप उखाड़ने की जगह उनको जगह दी, शेल्टर दिया, पैसे दिए, बसा रहे हो। T58 एक पांडव नगर में जगह है जहां पर 35 वोट मिली।
जब भारतीय जनता पार्टी ने उसका खुलासा किया तो रोने लग गए आम आदमी पार्टी वाले लोग। आज इनके वोटर्स को जो है इस तरीके से पकड़ा जा रहा है तो दर्द हो रहा है उनको। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। राव साहब, एल एन राव साहब, शिवम त्यागी थोड़ी रुकिए ना, मैं आ रहा हूँ। राव साहब बहुत देर से रुके, राव साहब रुके। तिवारी जी आपको पूरा मौका मिलेगा, मेरी बात मानिए। स्कूल में ट्रेनिंग लेकर के तिवारी जी पूरा मौका दूंगा। अरे माहौल थोड़ा गर्म हो रहा है, इसे चलवाइए। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता। अच्छा, एल एन राव साहब एक बात बताइए, कुछ नहीं होता, पढ़ के आया। सेंट्रल दिल्ली, पहाड़गंज, जाफराबाद, सीलमपुर, साउथ कैंपस, उत्तम नगर, रंगपुरी, ये बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर कार्रवाई हो रही है। और कार्रवाई में ये पाया गया कि जो अवैध तरीके से बांग्लादेशी यहां पर रह रहे हैं, उनके पास आधार भी है, पैन कार्ड भी है, वोटर आईडी कार्ड भी है, उनके पास पासपोर्ट भी है, मार्कशीट तक उनने बनवा ली है। और पुलिस अधिकारी का यह बयान है कि वो वोट भी दे रहे हैं। अब ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है देश के लिए? देखिए, नमस्कार आप सभी को। ये बहुत बड़ा खतरे की बात है। मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, और ये आज से नहीं हुआ है, ये कई सालों से चल रहा है। जो आधार कार्ड, वोटर कार्ड और जो मार्कशीट वगैरह बनी है वो एक दिन में नहीं बनती, कभी नहीं बनती। लेकिन जब से ये आ रहे हैं, कौन सी पार्टी क्या कर रही है वो तो जांच का विषय है। किस पार्टी ने इनके आधार कार्ड बनवाए, किसने इन्होंने वोटर कार्ड बनवाए। कोई ना कोई ऐसी पार्टी है जो इनके वोट बैंक में सेंध लगाना चाह रही है, यानी वोट लेना चाह रही है। अच्छा। वो सारी पब्लिक को मालूम है कौन सी पार्टी है। मैं नाम लेना नहीं चाहता, मैं कोई पॉलिटिकल प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन लोगों को सबको पता है कौन सी पार्टी कर रही है। और जो भी कुछ कर रही है वो देश हित में नहीं हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जो हमारे जो संसाधन है, हमारे देश के 2 लोगों के लिए संसाधन है, उनके लिए तो पूरे नहीं होते। और इन लोगों को बाहर से, बांग्लादेशी रोहिंग्या को यहाँ बसा कर जो किया जा रहा है वो ये बिल्कुल उचित नहीं है। हमारे जो दिल्ली के खास तौर से और पूरे देश में है, ये कोई दिल्ली की बात नहीं है, पूरे देश में जैसे जैसे फंसा रहे हैं सभी लोग। हमारा यहाँ का जो दूसरा फैसिलिटीज ले रहे हैं, पानी, अन्न और सारा कुछ ले रहे हैं। और हमारा रोजगार भी यहाँ पे, हमारे लोगों को बेरोजगारी है, लेकिन फिर ये लोग आकर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं रोजगार का भी हिस्सा बन जाते हैं। राव साहब एक बात बताइएगा, राव साहब आप वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, और जब जब आप यहाँ पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे उस वक्त भी आपने ऐसे कई मामले देखे होंगे। मुझे एक बात बताइए, पुलिस की नजर में तो सब रहता है, पुलिस के तो इतने खबरी रहते हैं, उनको सब पता रहता है कौन वैध तरीके से रह रहा है, कौन अवैध तरीके से रह रहा है, किसने टीन टप्पर लगा लिया, किसने टेंट लगा लिया। तो पुलिस डायरेक्ट एक्शन क्यों नहीं लेती? कोई दबाव रहता है क्या, कोई प्रेशर रहता है? देखिए, पुलिस को डेफिनेटली इंफॉर्मेशन रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस आकर उसको बसाने की बात करते हैं तो पुलिस के ऊपर पुलिस इलीगल काम कर नहीं सकती है। लेकिन जो कोई आदमी आगे बस गया है उसको उठाने का काम पुलिस का नहीं है। लेकिन हाँ, कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, बता सकते हैं। वो जहां जहां बसे हैं वहां की पुलिस ने कहीं ना कहीं रिपोर्ट भी जरूर करी होगी कि ये इलीगल आदमी है। हर एसएचओ अपने इलाके में जो भी कोई इलीगल इक्विपमेंट आता है उसकी खबर देते हैं, सरकार के पास उसको खबर दी जाती है। ठीक है, यानी एक बात क्लियर है जो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि थोड़ा बहुत प्रेशर जरूर रहता है, इसलिए पुलिस खुलकर एक्शन उसी वक्त नहीं ले पाती और बाद में ये जख्म नासूर बन जाता है। 2 मिनट और दीजिएगा, 1 मिनट। हाँ तिवारी जी, बात कंप्लीट कीजिए, क्या कह रहे हैं? देखिए, डीसीपी साहब ने इस चीज को माना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीतिक प्रेशर देकर के बीजेपी का नाम लिया उन्होंने, बसाते हैं। उन्होंने बीजेपी का नाम लिया, क्योंकि दिल्ली पुलिस बीजेपी का नाम लिया, केंद्र सरकार को दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? तिवारी जी, या तो मेरे कानों में दिक्कत है या आपके कानों में दिक्कत है। तिवारी जी, या तो मेरे कानों में दिक्कत है या आपके कानों में दिक्कत है। उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। रिपोर्ट करते हैं। मैंने जिस ढंग से बोला है वो लोग समझ गए किस पार्टी के लिए कह रहा हूँ, लेकिन मैं कोई पार्टी का नाम नहीं लेता हूं, मैं कोई पार्टी प्रवक्ता नहीं हूं। अपने चैनल को रिपोर्ट करते हैं, आपके ऊपर किसका प्रेशर हो सकता है? इन्होंने माना कि इनके ऊपर राजनीतिक प्रेशर रहता है, मतलब भारतीय जनता पार्टी के इनके ऊपर प्रेशर रहता है। क्यों नहीं माना इस चीज को? आम आदमी पार्टी क्या कर रही थी उसके लिए? जैसे लोग, आप बताइए, अरे जवाब दीजिए डीसीपी साहब का, अरे पूर्व डीसीपी साहब का जवाब दीजिए, बताइए आम आदमी पार्टी क्या कर रही थी उस टाइम? पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कुछ। मित्र मीडिया है ये। 11 साल से आम आदमी पार्टी के एमएलए इलाकों में रहते हैं, उन्होंने क्या किया कार्रवाई इसमें? ये हमारे इलाके में ये रोहिंग्या आके बस गए हैं, उन्होंने कोई लिखित में कार्रवाई करी? किसी को बोला?
आप डीसीपी रहे, इतने बेशर्मी से बात कर रहे हैं। दिल्ली के नहीं, नहीं, ये क्या बात है तिवारी जी आप अपनी जीवा को थोड़ा सा लगाम दीजिए। तिवारी जी अपनी जीवा को थोड़ा सा लगाम दीजिए। पहले आप किसी को दामाद किसी का बना रहे हैं, उसके बाद आप किसी को बेशर्म बोल रहे हो। मेरे मेहमान को आप बेशर्म बोल रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आगे आप बात करते हो। उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, एक डाउन कीजिए। उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया तो आपने कह दिया बीजेपी से। अब उन्होंने है ना, अब उन्होंने जब आम आदमी पार्टी के विधायकों के बारे में बोला तो आप उन्हें बदतमीज बोल, कैसी बातें कर रहे हैं, बेशर्म बोल रहे हैं। रिटायर्ड डीसीपी एक स्वतंत्र नागरिक है, अगर किसी पार्टी का नाम ले भी लेंगे तो अचरज हो अपराध रहा है है। क्या? इस प्रकार की भाषा तो नहीं बोलनी अरे चाहिए। कम से कम अरविंद केजरीवाल जब बोलते हैं, अभिषेक तिवारी जी पता नहीं युवा क्या नेता सीख रहे हैं, हैं। अपनी भाषा पर गलत बात है, पता नहीं क्या सीख रहे हैं अभिषेक हम लोगों तिवारी के जी। खिलाफ इतनी इस बातें तरह से होती है, चर्चा नहीं होती कभी है। किसी को बेशर्म झूठा ऐसे कभी बोलते नहीं है। ये नया टीवी चैनल, टीवी डिबेट का एक नया दौर है, कोई किसी के लिए। जिम्मेदारी होती है। अरे सुनिए सुनिए, आ रहा हूं, एक मिनट आप बोलिए। ये मुखौटे चेहरे और सेल अवधेश जी, अभिषेक जी, जिम्मेवारी हमारी भी होती है, हम सब लोग मनुष्य हैं। हम भी अगर आप नहीं सुनिए अभिषेक जी, सुनिए हम लोग भी सुनिए ध्यान से। जिम्मेवारी हमारी भी है, आपकी भी। आप सुनेंगे ही नहीं तो कैसे उत्तर मिलेगा भाई? आप सुनेंगे तब ना उत्तर मिलेगा। आप किसी की बात का खंडन करिए, लेकिन किसी को पर्सनली अपमानित भाषा बोलना, ये कैसे? ये टेलीविजन का डिबेट है, नहीं मोहल्ले का झगड़ा नहीं है किसी के साथ गाली गलौज हम लोग पॉइंट पर वापस आइए, ठीक है? अगर वो आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं आप मत जाइए प्लीज। मेरा देखिए ऐसा है कि बगैर पुलिस के, सुनिए सरकार का दबाव दे नहीं सके। दोनों चीजें हम लोगों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध संघर्ष किया है। बहुत कम उम्र से 80 के आसपास से ये लड़ाई देश में चल रही है, जब असम की इतनी बड़ी लड़ाई थी जिसमें हजारों लोग मारे गए थे और वहां फिर सरकार बदली थी और आई थी बहुत बड़ी बांग्लादेशी घुसपैठियों की लड़ाई से कम हमारे देश में 1.5 से 2 लाख लोग मारे गए। एक बड़ी खबर आ रही है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि अभी अजय वर्मा जी के पास फोन आ गया था। क्या सैम पित्रोदा जी का फोन आया था क्या? लेकिन रोहिंग्या जो है शरणार्थी, एक बड़ी खबर आ गई दिल्ली के दंगल में पीएम मोदी की एक बड़ी रैली की बात की जा रही है। आरके पुरम की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं और अब जनता को वो संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये आरके पुरम में रैली हो रही है बीजेपी की। मंच पर इस वक्त पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ ही चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रैलियां हो रही हैं। उधर अरविंद केजरीवाल हैं, उनके साथ में अखिलेश हैं, कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित फुल ऑन एक्टिव मोड में दिख रहे हैं और जमकर प्रचार कर रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला यूं ही नहीं कहा जा रहा है, एड़ी चोटी का जोर लगाया गया है।